हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षरकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज में एल्काइल और एराइल हैलाइड्स के बारे में। एल्काइल और एराइल हैलाइड्स का रिवीजन में ध्यान ये रखना है कि इससे पहले हमें हाइड्रोकार्बन अच्छे से आना चाहिए। अगर हमें हाइड्रोकार्बन ढंग से आ गया तो फिर एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड का रिवीजन करने में आसानी होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% रिएक्शंस वही हैं जो हम लोगों ने एल्कीन की प्रॉपर्टीज़ में देखी थी। तो वही रिएक्शन रिपीट होंगी या एल्केन के हेलोजिनेशन जैसी हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग पहले ही हाइड्रोकार्बन्स में रिवाइज कर चुके हैं, तो वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में सारी वैरायटी देखेंगे और एराइलाइड्स की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो डिस्कशन को शुरू करते हैं। और अब वीडियोज यार रोज आएंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डेली डेली फटाफट करवाएंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों के पास रिवीजन के नोट्स मिलने के लिए हमारे पास वेबसाइट पे जाके dextercam.in पे जाके कहाँ पे क्लिक करना है, कोर्सेज पे। वहाँ पे तुम्हें रिवीजन वीडियो मिल जाएगा, PYQs मिल जाएंगे। 20 21 22 कह रहा हूँ, 22 23 और 21 के भी कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और रिवीजन नोट्स ही मिल जाएंगे। तो चलो बात शुरू करते हैं डायरेक्टली एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड क्या होता है? एल्काइल हैलाइड को हम क्या लिखते हैं? RX लिखते हैं। RX मतलब क्या है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में जहाँ पे R क्या है, R एक एल्काइल ग्रुप है जिसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1 और n की वैल्यू 1 2 3 4 से शुरू होगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में क्या करते हैं हम लोग कि एल्केन को क्लोरिनेशन कराते हैं। किससे कराते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो CH3Cl बन जाता है। CH3Cl के बाद फिर से Cl2H2 से रिएक्शन होगी तो DCM बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं CH2Cl2, और फिर कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और लास्ट में CCl4 बनेगा। ठीक है, तो सिंपल है। क्या करा हम लोगों ने? CH4 का क्लोरिनेशन कराया, तो एक H हटा के Cl लगाते गए और एक एक करके सारे हमने H हटा के सारे Cl लगा दिए। रिएक्शन कैसे चलती है? रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलती है। ये बात हम लोग सारी एल्केन में कर चुके हैं डिस्कस। फिर से थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि रिएक्शन कैसे चलती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू चलती है। जो Cl2 किस में टूटेगा? पहले 2Cl रेडिकल में, ये चेन इनिशिएशन स्टेप हो जाएगी है। फिर उसके बाद Cl रेडिकल CH4 रेडिकल से मिलकर क्या बना देता है? CH3 रेडिकल, और HCl रेडिकल, और CH3 रेडिकल जो बना वो Cl2 से रिएक्शन करके CH3Cl और Cl रेडिकल बना देता है। ये कैसी है? चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स है। प्रोपोगेशन का मतलब कि ये क्या करे? प्रोपोगेट कर रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें रेडिकल फर्दर जनरेट होगा। जब टर्मिनेशन होगा तो क्या होगा? एक Cl रेडिकल दूसरे Cl रेडिकल से मिल जाए, या CH3 रेडिकल Cl रेडिकल से मिल जाए, या CH3 रेडिकल CH3 रेडिकल से मिल जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? चेन टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। क्या कहते हैं? चेन टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। ठीक, अब हेलोजिनेशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? केवल क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन ही कर पाते हैं, फ्लोरिनेशन नहीं करते, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव होता है और सिलिका के साथ ये रिएक्ट कर लेता है, जिससे कि रिएक्शन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। एपरेटस स्पेशल चाहिए होता है। और आयोडिनेशन क्यों नहीं करते? क्योंकि CI बॉन्ड वीक होता है। CI बॉन्ड वीक होने की वजह से क्या होता है? रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल हो जाती है। और उसकी रिवर्सिबिलिटी खत्म करने के लिए हम कॉन्सर्टेड HNO3 से रिएक्शन को ट्रीट कराते हैं, जिससे ली चैटलियर प्रिंसिपल से क्या हो कि ये क्या हो, ये कंज्यूम होता है, जिससे रिएक्शन कैसी आती है? ये रिएक्शन फॉरवर्ड आती जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो I2 बन जाएगा, NO2 बन जाएगा और H2 बन जाएगा। अब सवाल आता है कि क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन में कौन बेटर है? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो हैलोजेंस का है, ये सब ऑर्डर वाले बात ध्यान रखनी है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो क्या है? F2Cl2 Br2 और I2 है। और एल्केन्स के लिए क्या है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और CH4। क्यों? क्योंकि जब हम मैकेनिज्म लिख रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो एल्केन है उसके साथ क्या बन रहा था? फ्री रेडिकल बन रहा था। फ्री रेडिकल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही क्या होगा? रिएक्शन का रेट तेज होगा। क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन में क्लोरिनेशन जो होता है वो रिएक्टिव प्रोसेस है, और ब्रोमिनेशन कैसा है? ब्रोमिनेशन जो है वो सेलेक्टिव प्रोसेस है। क्लोरिनेशन कैसा है? रिएक्टिव, और ब्रोमिनेशन कैसा है? सेलेक्टिव प्रोसेस है। ठीक, तो रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल के हिसाब से अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बीच में रेट देखें तो 1:3.8:5 आता है क्लोरिनेशन का, और ब्रोमिनेशन का आता है 1:82:1600। मतलब कि जब ब्रोमिनेशन होगा तो वो क्या करेगा? पूरे मॉलिक्यूल में 3 डिग्री रेडिकल को ढूंढेगा और फिर वहाँ पे अटैक करेगा। ठीक, अब परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बात हम लोग कर चुके हैं। परसेंटेज यील्ड कैसे होती है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू रिएक्टिविटी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू रिएक्टिविटी इंटू 100। तो जैसे क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं, सॉल्व ही है, मैंने इसे करके रखा है क्योंकि कैलकुलेशन करने का कोई सेंस नहीं बनता इतने कम टाइम पे। बस देख लो बढ़िया से तो हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब्स्टिट्यूशन इन 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब 2 मिथाइल ब्यूटेन का हमने स्ट्रक्चर बनाया, उसमें देखो क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन में जब स्ट्रक्चर बनाया तो इसमें ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। अभी हम ये मान ले रहे हैं कि तीनों 1 डिग्री एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों तीनों एक जैसे तो नहीं, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये डिफरेंट है ना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए। 2 डिग्री ये है और 3 डिग्री ये है। ठीक, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 9 हो गए। बात समझ में आ रही है। और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। और 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 1 है, सामने दिख रहा है 1
2 और ये 9, 3 3 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर इन केस ऑफ क्लोरीनेशन अगर हम निकालें तो परसेंटेज यील्ड ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? रिएक्टिविटी इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी कितनी थी 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने थे 9, अपॉन समेशन ऑफ रिएक्टिविटी इंटू नाइट्रोजन, रिएक्टिविटी इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो 9 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 3.8 हो गया, 1 इंटू 5 इंटू 100 कर दिया, तो इससे 41.67 आ गई। 2 डिग्री के लिए निकालेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 2, तो ये आएगा 35.18 डिग्री, और 3 डिग्री के लिए निकालेंगे तो 23.15 डिग्री आ जाएगा, मतलब परसेंटेज आ जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे ही जब ब्रोमिनेशन के केस में करोगे तो कैलकुलेट करके देखना 3 डिग्री का ऑलमोस्ट। कि जो ब्रोमिनेशन है वो क्या है, वो सेलेक्टिव प्रोसेस है, और क्लोरीनेशन के साथ रिएक्टिव था, इसलिए उसने सारे प्रोडक्ट बना दिए। अब एक तरह का क्वेश्चन ये भी आता है पेपर में, जिसमें पूछता है द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड ऑल्सो फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑब्टेन्ड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पहले 2 मिथाइल ब्यूटेन बना लेते हैं। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन जब बनाएंगे तो देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन ऐसी बन जाएगी, बन जाएगी। अब इसे मोनोक्लोरिनेशन कहाँ कहाँ करा सकते हैं और कितने प्रोडक्ट बनेंगे जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बाहर आ जाएंगे, तो बना के देखते हैं भाई जरा। अगर तुम शॉर्टकट में करना चाहो तो देखो शॉर्टकट में कितने बना सकते हैं, 1 2 3 और 4 बना सकते हैं टोटल, जिसमें से 2 कायरल हो जाएंगे। तो मैं बना के दिखा दे रहा हूँ तुम्हें सारे, देखो क्या हो रहा है। सारे प्रोडक्ट बना देते हैं, जो 4 के 4 है वो बना के दिखा रहा हूँ। सिली मिस्टेक ना हो इसलिए लिख के देख लेते। तो ये कायरल हो गया, ये कायरल हो गया, तो इससे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। फिर उसके बाद तो ये 3 बन गए, और एक ये हमने चौथा बना लिया। अब इन दोनों CH3 की पोजीशन कैसी है, आइडेंटिकल है, तो क्या बनेंगे, तो ये बन गया कायरल, तो इससे एक और बनाने की जरूरत नहीं, तो इससे भी 2 बन गए। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बने, टोटल बन गए 6। टोटल प्रोडक्ट कितने बने, 6 बने। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स formed is equals to 6। ठीक, तो द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट obtained after fractional distillation is equals to 4। क्यों 4 इसलिए आ पाए क्योंकि 2 जो ये बने हैं ये क्या होंगे, इनैंशियोमर्स होंगे, ये भी इनैंशियोमर्स होंगे, और इनैंशियोमर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम बॉयल करके जब ठंडा करते हैं तो उस टाइम पे इनैंशियोमर्स को सेपरेट नहीं किया सकता। तो लिख देते हैं फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, from fractional distillation we cannot separate enantiomers। किसे नहीं कर सकते अलग, enantiomers को नहीं कर सकते because their boiling points are same, boiling points are same। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, सेम होता है। तो ये बात समझ में आ गई कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कभी भी हम इनैंशियोमर्स को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। ठीक, अब बात आती है एडिशन ऑफ HX का। नई बात, एडिशन ऑफ HX में क्या करते हैं हम लोग, एल्कीन पे क्या करते हैं, HX का एडिशन कराते हैं तो कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन हम लोग हाइड्रोकार्बन में अच्छे से देख चुके हैं। तो क्या हुआ, HX जुड़ गया। अगर हम इसे कहें सिंपल तो क्या करेंगे, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल तो होता ही नहीं है। हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में बात की है कि मार्कोनिकॉफ जैसा कोई रूल नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो हमेशा अप्लाई नहीं होता, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, मार्कोनिकॉफ रूल नहीं होता। तो रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल होता है। तो अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, HI की, फिर HBr की, फिर HCl की। तो ऐसा पहला क्वेश्चन देख लें। ठीक, अगर पहला क्वेश्चन तुमने देखा और तुमने रट के क्या किया,
तो मैकेनिज्म नहीं याद है, तुमने रट के ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि मार्कोनिकॉफ रूल लगा देते हैं, तो ये गलत बन जाएगा क्योंकि नॉट मेजर है। होगा क्या, इस पे H प्लस अटैक करेगा, कराओ भाई जरा। तो यहाँ हाइड्रोजन लग गया। अब ये कार्बोकेटाइन बना और यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो ये क्या करेगा, ये शिफ्ट ले लेगा। यहाँ पे 2 डिग्री था, जब इसने शिफ्ट ली तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। ये कार्बोकेटाइन कैसा है, 3 डिग्री है, और फिर Br माइनस इस पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे Br लग गया। ठीक, सिंपल है। अगला देखो भाई, ये इस पे अटैक करेगा। अब देखो कहीं कहीं ऐसा तुम्हें लगेगा कि मार्कोनिकॉफ रूल आसानी से अप्लाई हो रहा है। अब देखो जहाँ पे ये बना वही 3 डिग्री है, जब ये 3 डिग्री है तो इस पर क्या होगा, Br माइनस यहीं पे अटैक कर देगा। तो तुम्हें लगेगा सर कि मार्कोनिकॉफ डायरेक्ट लग गया, बिल्कुल लग गया मार्कोनिकॉफ डायरेक्ट, लेकिन तुक्का है, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। तो जो कभी लग रहा है कभी नहीं लग रहा है, ऐसे रूल को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अगला देखो, इसने इस पर अटैक किया, ठीक, तो क्या बन गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आया, ये 1 2 क्या हुआ, बॉन्ड शिफ्ट हुआ। याद आ ही रहा होगा सब लोग, अपने आप करने, ये क्वेश्चन में तो करके दिखा दे रहा हूँ, तो मैं अपने आप करने, वीडियो पॉज करो और करके कर देखो अपने आप, है ना। तो कितने मेंबर की रिंग बन जाती है, 6 मेंबर की रिंग है। इसे अगर थोड़ा सा स्ट्रेच करके सही से लिख दो तो ये 6 मेंबर की रिंग है। यहाँ पे हाइड्रोजन है तो क्या करेगा, हाइड्रेट शिफ्ट लेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और फिर ये Br माइनस इसी पे अटैक कर देगा। तो ये आसानी से प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से हो गया। इसके केस में तो मैं सीधे प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, मैकेनिज्म अपने आप बना के देख लेना तो बन जाएगी सही, ठीक। अब जब परऑक्साइड लेते हैं तो परऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्रैश इफेक्ट भी कहते हैं, और तो हम क्या करते हैं, एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ परऑक्साइड से कराते हैं, तो एंटी मार्कोनिकॉफ से क्या हो जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ से H और Br का एडिशन हो जाता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन वेयर इट हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो इन केस ऑफ HBr peroxide द एडिशन ऑफ H and Br माइनस टेक्स प्लेस विद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक। रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है, तो रीअरेंजमेंट इसलिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल से बनेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ से देखो अपोजिट तरफ लग गया आके, ठीक है। अब peroxide effect do not operate in case of HCl and HI because one of the chain propagation steps become endothermic। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पहले से लिखी हुई है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि कोई एक स्टेप क्या होती है, एंडोथर्मिक हो जाती है, जिससे कि ये काम नहीं करता peroxide इफेक्ट किस पे, HCl और HI पे, ठीक है, ध्यान रख पाओगे। अब बात आती है रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद NBS से। NBS क्या होता है, NBS होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड को एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जब इसे हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ये क्या करेगा, एलाइलिक H और बेंजाइलिक H को, एलाइलिक H और बेंजाइलिक H को रिप्लेस कर देगा किससे, Br से। एलाइलिक H और बेंजाइलिक H को किससे रिप्लेस कर देगा, Br से रिप्लेस कर देगा, ठीक। रिएक्शन कैसे आती है, रिएक्शन गोज है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल एट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। तो सिंपल बात है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, H को हटाएंगे और Br लगा देंगे, बिल्कुल आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन कैसा है, एंटी एडिशन है। क्या करते हैं, एल्कीन की रिएक्शन Br2CCl4 से कराते हैं तो Br ऐड हो जाते हैं कहाँ पे, एंटी पोजीशन पे। तो एंटी पोजीशन पे जब ट्रांस एल्कीन ली, कैसी एल्कीन ली, ट्रांस एल्कीन दी, एंटी एडिशन, तो प्रोडक्ट कैसा बनता है, मीजो। और जब से एल्कीन ली, ट्रांस एडिशन या एंटी एडिशन, कैसा एडिशन है, एंटी एडिशन है, तो प्रोडक्ट कैसा बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। पेयर ऑफ एनेंशियम बन जाएंगे, रेसिमिक मिक्सचर। मैकेनिज्म कैसे आती है, मैकेनिज्म जाती है कि एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर देती है, ब्रोमीन
पे अटैक कर देती है वैकेंट डी ऑर्बिटल में। क्या करती है एल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अटैक करती है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन जाते हैं और फिर बी आर माइनस अपोजिट चार्ज से हटा के इस रिंग को खोल देता है। Br2CCl4 को एज ए टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन भी यूज़ करते हैं। एल्कीन और एल्काइन जब किससे रिएक्शन करते हैं Br2CCl4 से रिएक्शन करते हैं तो अपने रेडिश ब्राउन कलर को डीकलराइज कर देती हैं। एल्कीन और एल्काइन जब Br2CCl4 से रिएक्ट करती हैं तो अपने रेडिश ब्राउन कलर को क्या करती हैं डीकलराइज कर देती हैं। ठीक, तो एल्कीन की रिएक्शन कराई, एल्काइन की रिएक्शन कराएंगे तो पहले एल्कीन बनेगी और फिर क्या बन जाएगी टेट्राब्रोमो एल्कीन बन जाएंगे। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, इसे भी कर ही देते हैं, शायद पिछली बार किया हो या नहीं किया मेरे को याद नहीं है। क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिकलराइज Br2CCl4 एंड ऑल्सो राइट द मेजर प्रोडक्ट। तो क्या करेगा, बेंजीन CCl4 को डिकलराइज Br2CCl4 को डिकलराइज नहीं करती, तो लिख देते हैं बेंजीन डू नॉट गिव द टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। तो इसमें डबल बॉन्ड होते हुए भी अनसेचुरेशन का कोई टेस्ट नहीं देती। एंथ्रासीन दे देती है और क्या बनाती है, एंथ्रासीन भी एरोमेटिक लगती है, तो ऐसे देखने में लगता है कि एरोमेटिक है तो ये नहीं देगी, लेकिन ये दे देती है। फिनेंथ्रीन भी दे देती है टेस्ट। फिनेंथ्रीन भी ये टेस्ट देती है। ठीक है, अब अगर Br2CCl4 पे एल्कीन का टेस्ट कराएंगे तो क्या होगा कि Br और Br कैसे लगेंगे, Br और Br एंटी पोजीशन पे लग जाएंगे, इससे कोई रिएक्शन नहीं होगी। साइक्लोप्रोपेन जो है वो सारे ही टेस्ट देती है किसके अनसेचुरेशन के, तो ये ध्यान रखना कि साइक्लोप्रोपेन गिव्स ऑल द टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, वो अनसेचुरेशन के टेस्ट को रिस्पॉन्ड करती है। अब जब Br2 हमने ऐड कर लिया तो अब क्या बनाएंगे, हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन करेंगे। हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ X2 और वाटर, मतलब Br2 वाटर लेंगे या Cl2 वाटर लेंगे। तो रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन द एडिशन ऑफ OH माइनस एंड Br प्लस टेक्स विद मार्कोनिकॉफ रूल एंड इट इज ऑल्सो क्या है एन एंटी एडिशन है। तो Br और OH माइनस में हम क्या लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल से लगा देंगे Br प्लस और OH माइनस को। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोकाइनेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए मार्कोनिकॉफ रूल डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। ठीक, मार्कोनिकॉफ डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे कि एल्कीन ने पहले एज ए न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक कर दिया, एल्कीन ने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया किस पे, ब्रोमीन पे, और ब्रोमीन माइनस निकल गया। तो जो माइनस, अब कंपटीशन किसके किसके बीच में, Br माइनस और OH माइनस के बीच में। तो OH माइनस इज अ मच बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Br माइनस, तो OH माइनस अटैक कर देगा, ब्रोमीन अमाइन खुल जाएगा, तो OR और Br और OH लग जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है। अब इसमें देखो क्या करा हमने कि Br2 वाटर लगाया तो क्या करा, एंटी मतलब मार्कोनिकॉफ रूल से डायरेक्टली एडिशन कर दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन एक था, यहाँ पे दो थे, तो OH माइनस कहाँ गया जहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक था, यहाँ पे दो थे, तो OH माइनस कहाँ गया जहाँ पे हाइड्रोजन कम थे। ठीक, सिंपल सी बात है, मार्कोनिकॉफ लगाना तो ज़्यादा कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं अब एलाइलिक और बेंजाइलिक क्लोरिनेशन करने के लिए। अभी तक हमने एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन किया था जो NBS से किया था। जब क्लोरिनेशन करते हैं तो उसमें SOCl2 और HNO के साथ हीट करते तो एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे क्लोरीन लग जाता है और पाथ कैसा होता है, फ्री रेडिकल पाथ होता है। ठीक है, अब अल्कोहल से तो ये तीनों रिएक्शन बहुत पॉपुलर है कि अल्कोहल से PCl3 PCl5 या SOCl2 की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, इससे RCl बन जाते हैं। ठीक, जो थर्ड रिएक्शन है RCOCl की ROH की रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं तो SOCl2 कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, और ये बेस्ट मेथड कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसमें सारी गैसेस निकलती हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, बेस्ट मेथड कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। डार्जेस मेथड की मैकेनिज्म लिख लेते हैं, क्योंकि ये मैकेनिज्म जो है ये कैसी है, ये SNI पाथ है। कैसा है, SNI पाथ है। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने क्या किया, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने सल्फर पे अटैक किया, ये ऊपर चला गया नेगेटिव चार्ज। जब ये नेगेटिव चार्ज ऊपर गया तो ऑक्सीजन पे आ गया प्लस, तो जो OH माइनस नीचे आया इसने Cl माइनस को निकाला और Cl माइनस ने इस H को ले लिया। ठीक, फिर क्लोरीन के पास क्या था, क्लोरीन के पास जो लोन पेयर था उसने R पे अटैक किया और वो कैसा अटैक किया, सेम साइड अटैक कर दिया। कैसा,
सेम साइड या फ्रंट साइड अटैक किया तो ये क्या हुआ, ओ एच ओ बॉन्ड टूट गया और ये निकल गया, तो इससे SO2 निकल गई और RCl बन गया। ठीक, फ्रंट साइड अटैक होने से क्या हुआ कि कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ। तो देखो CH3OH जब PCl3 या PCl5 से रिएक्शन कराई तो देखो Cl की और D की पोजीशन देखो इंटरचेंज हो गई, जहाँ OH था वहीं पे आके Cl नहीं लगा, उसके अपोजिट साइड लगा, घूम गया। तो यानी कि क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन कैसा हुआ, घूम गया। लेकिन जब ऐसे नहीं कराई तो जहाँ पे OH था वहीं पे Cl लगा के, तो उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ। दोनों में अंतर समझ में आ रहा कि PCl3 और PCl5 में रिएक्शन SN2 पाथ फॉलो करती है, जबकि SNI फॉलो करती है SOCl2 के साथ। ठीक, अगर SOCl2 के साथ हम पेरिडीन डाल दें, अगर SOCl2 के साथ पेरिडीन डाल दें तो वो पाथ जो था वो SNI से बदल के क्या हो जाता है, अब SN2 हो जाता है। फिर से ध्यान रखना क्या, कि अगर हमें SOCl2 वाले पाथ को हमें SNI से हटा के SN2 करना हो तो उसमें क्या डाल दो, थोड़ी सी पेरिडीन डाल दो। तो पेरिडीन डालने से देखो जहाँ पे OH था वहाँ पे Cl नहीं लगा, उसके अपोजिट साइड लगा के, तो इसमें भी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लेकिन जब SOCl2 के साथ पेरिडीन होगी तब। अब इसके बाद जो रिएक्शन है वो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन में हम लोग क्या करते हैं, ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RI यूज होती है। तो RCl की रिएक्शन NaI से कराते हैं तो एसीटोन के साथ क्या बन जाता है, RI बन जाता है और NaCl बन जाता है। ठीक है, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है उसमें ज़्यादा कोवेलेंट चीज डिजोल्व हो पाएगी और कम कोवेलेंट यानी मोर आयनिक चीज डिजोल्व नहीं होगी, वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनी रहेगी। ठीक है, आगे, और ये भी कैसी रिएक्शन है, SN2 पाथ फॉलो करती है ये भी। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या हो रहा है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में ओनली फॉर अल्काइल फ्लोराइड, जैसे फिंगरस्टीन आयोडाइड के लिए, ये किसके लिए, फ्लोराइड के लिए। तो इसकी रिएक्शन AgF या HgF2 या फिर COF3 से कराते हैं। एसीटोन SN2 होगी तो इसमें क्या बन जाएगा, RF बन जाएगा, और बाकी AgX Ag2X2 और COX3 टाइप की चीज़ें बन जाएंगी। ठीक, अगली रिएक्शन है बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन। बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन में क्या होता है, अब बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन में क्या होता है कि RCOAg, तो इसमें क्या होगा कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स को लेंगे और उसकी हम Br2CCl4 से रिएक्शन कराएंगे तो RCl बन जाएगा, AgBr बन जाएगा और CO2 बनेगी। रिएक्शन कैसे चलती, रिएक्शन फ्री रेडिकल पाथ से चलती। तो क्या हुआ कि RCOAg की रिएक्शन Br2 से हुई, RCOAg की रिएक्शन किससे हुई, Br2 से हुई, और क्या बन गया, AgBr बन गया, RCOBr बन गया, और फिर जो RCOBr बना उसने क्या किया, रेडिकली पाथ को ब्रेक कर दिया। ठीक, रेडिकली पाथ को क्या किया, मतलब मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया और क्या बना दिया, RCO रेडिकल बना दिया, जिससे Br रेडिकल बन गया। फिर CO2 निकल गई और R रेडिकल बना, जो R रेडिकल बना उसने Br रेडिकल से मिलकर क्या बना दिया, RCOBr बना दिया। तो इससे RBr बन गया। अब अगर हम Br2CCl4 से लें तो क्या करो, बिल्कुल CO2 को बीच से यहाँ से हटा दो, इस वाले CO2 को, और क्या बना दो, RBr बना दो सीधे सीधे। ठीक, अब क्या हो रहा था कि रेडिकल बन रहा था, आर पे क्या बन रहा था, रेडिकल बन रहा था। तो अगर जो CO2 निकलेगी तो यहाँ पे रेडिकल बनेगा। जब ये रेडिकल बनेगा तो क्या होगा, प्लेन के ऊपर से भी अटैक हो सकता है और प्लेन के नीचे से भी अटैक हो सकता है, क्योंकि रेडिकल कैसा बनेगा, sp2, चलो बना के देखते हैं रेडिकल। यहाँ पे रेडिकल बन गया जैसे, ये कैसा है, sp2। तो इसके प्लेन के ऊपर से भी अटैक हो सकता है और प्लेन के नीचे से भी, मतलब यहाँ से भी अटैक हो सकता है और यहाँ से भी अटैक हो सकता है। तो इससे क्या बन जाएंगे, पेयर ऑफ एनंशियोमर बन जाएंगे। ठीक, और ये मतलब बेंजोइक एसिड के साथ भी काम कर जाएगा सिंपल तरीके से। CO2 निकालनी है, अगर 1:1 में I2 ले लें तो RI बन जाता है, और अगर 2:1 में RI ले लें, मतलब एसिड ले लें 2:2, एसिड सॉल्ट सिल्वर सॉल्ट ले लें 2, और I2 ले लें 1, मतलब 1 इक्वलेंट, 2 इक्वलेंट ले लें सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड और 1 इक्वलेंट ले लें आयोडीन, तो क्या बन जाएगा, इससे एस्टर बन जाते हैं, और इस रिएक्शन को कहते हैं सिमोनिनी रिएक्शन। क्या कहते हैं, सिमोनिनी रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन सेम तरीके से चलती है, बस जो R रेडिकल था वो क्या करता है, अब दूसरे वाले RCO रेडिकल से मिलके एस्टर बना देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये बार ध्यान से देखना है ना, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है आसानी से, और सरल सवाल आएगा, आसानी से तुम कर पाओगे। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, फाइल्स मतलब होता है लविंग, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस को प्यार करे वो न्यूक्लियोफाइल्स है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर न्यूक्लियोफाइल्स, दे आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज एंड आर ऑफ 2 टाइप्स। दो तरह के हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, कौन कौन से, स्पीशीज कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेंगे, वो किसी पॉजिटिव सेंटर को देख के इलेक्ट्रॉन देंगे ही देंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक, उन्हें हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स कहेंगे। ठीक, दूसरे तरीके से कैसे हो सकते हैं, दूसरे तरीके के होते हैं जिनमें
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो बट दे आर न्यूट्रल हो, लेकिन उनके पास लोन पेयर हो लेकिन वो न्यूट्रल हो, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, अल्कोहल हो गया, आर एन हो गया, ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल तो है लेकिन ये कैसे न्यूट्रल है। तो दो तरह के हो गए, एक तो निगेटिवली चार्ज हो गए और दूसरे कैसे हो गए, न्यूट्रल हो गए, जिन पे लोन पेयर होता है। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल इज द पावर टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू ए पॉजिटिवली चार्ज स्पेशी अदर देन एच प्लस। एच प्लस को छोड़कर किसी को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देने की जो टेंडेंसी है, जो मतलब उसकी कैपेबिलिटी है या पावर है, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी कहेंगे। वो काइनेटिक टर्म है विच रिप्रेजेंट हाउ फास्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज बीइंग डोनेटेड, कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। जबकि बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी इज द पावर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू एच प्लस आइन, और इट इज द पावर टू रिमूव एच प्लस आइन फ्रॉम एस मॉलिक्यूल। ये थर्मोडायनेमिक टर्म है, मतलब जब हम बेस डालेंगे किसी में, जब न्यूक्लियोफाइल डाला तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, तेजी से गया और अटैक करके काम खत्म किया। जबकि जब हम न्यूक्लियोफाइल बेस डाल रहे हैं तो पूरे मॉलिक्यूल में सबसे बेसिक एच, सबसे एसिडिक एच को ढूंढेगा और वहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तसल्ली वाला थर्मोडायनेमिक टर्म है। इट डिपेंड्स अपॉन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द एसिड बेस रिएक्शन, मतलब के या के बी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब बात आती है लीविंग ग्रुप एबिलिटी। लीविंग ग्रुप एबिलिटी को हम फ्यूगैसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूगैसिटी भी कहते हैं। तो जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल है, उसने क्या किया, उसने आर एक्स पे अटैक किया तो एक्स निकल के गया, तो एक्स जो निकल के जा रहा है वो क्या है, लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया हमारा। तो जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया तो क्या हुआ, एक लिविंग ग्रुप बन गया हमारा। लिविंग ग्रुप एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी डिपेंड करती है बेसिसिटी और स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द लिविंग ग्रुप। मतलब कि जितना पुअर बेस होगा उतना बेटर लिविंग ग्रुप होगा। पुअर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। ठीक, तो पुअर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप एबिलिटी की अगर हम ऑर्डर लिखें तो जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, आई माइनस सबसे क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है क्योंकि सबसे वीकर बेस है। इसी तरह से एस सी एच माइनस क्या होगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा क्योंकि वो भी कैसा है, वीकर बेस है। क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी, तो बेसिटी क्या होगी, कम होगी, बेसिटी कम होगी, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। कुछ सुपर लिविंग ग्रुप्स होते हैं जैसे टोसाइलेट आयन, जो ट्रिपलेट आयन है या मेसाइलेट आयन है, ये कैसे सुपर लिविंग ग्रुप्स हैं क्योंकि इनका जो निगेटिव चार्ज है वो क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अब जब निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो लिविंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखो सिंपल बात है, छोड़ के वही जाता है जो स्टेबल रह सके। कोई भी, जैसे तुम्हारी भी नौकरी लगेगी, तुम घर पे छोड़ के जाओगे तब जाओगे ना जब तुम्हें नौकरी लग जाएगी, ऐसा थोड़ी पहले ही चले जाओगे। तो छोड़ के वही जाता है जो स्टेबल हो रहा होता है। ठीक, अब सॉल्वेंट की बात अगर कर ले तो सॉल्वेंट कैसे होते हैं, पोलर सॉल्वेंट होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। पोलर सॉल्वेंट वो जिनके लिए म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट वो जिसके लिए म्यू इक्वल टू जीरो होता है। जैसे CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, CH2 हो गया, ये कैसे कुछ कॉमन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है। पोलर सॉल्वेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, विच कैन प्रोड्यूस H प्लस, जो H प्लस प्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हें हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं, और जो H प्लस प्रोड्यूस नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे जो H प्लस प्रोड्यूस कर सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन कौन से, वाटर हो गया, मेथनॉल हो गया, ROH हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये कैसे वीक ऑर्गेनिक एसिड, सारे कैसे हैं, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है जैसे वो क्या कैसे हो गए, कौन कौन से, जैसे एसीटोन हो गया, DMS हो गया, DMF हो गया। इनके फॉर्मूला और नाम दोनों ध्यान रखना है। एसीटोन, DMSO मतलब डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DM मतलब डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक, DCM मतलब डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म ईथर, सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, डाइऑक्सिन, THF फ्यूरन, THF मतलब टेट्राइडोफ्यूरन कहते हैं। तो ये कुछ कॉमन से हमारे क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। और इनमें सबसे जो कॉमन है, मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा होता है, क्राउन ईथर होता है। क्राउन ईथर क्या करता है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। तो इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, जैसे लिखा 12 क्राउन 4, तो पेपर में सीधा सवाल आ जाता है 12 क्राउन 4 में मतलब क्या है कि इसमें इन 12 क्राउन 4 टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग कितने हैं, 12, आउट ऑफ विच 8 क्या है कार्बन साइड, 4 है ऑक्सीजन, तो इसे 12 क्राउन 4 लिखते हैं। ऐसे 5 क्राउन 15 में क्या होंगे, टोटल आइटम्स होंगे 15, जिसमें 10 कार्बन होंगे और 5 ऑक्सीजन होंगे। और ये क्या करते हैं, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जब हमने मान लो कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमें NaCl डालना है, अब NaCl तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा नहीं, तो ये क्या करता है, ये Na को ट्रैप कर लेता है।
Cl माइनस को रिलीज कर देता है, Cl माइनस को रिलीज करके एक फेज ट्रांसफर का भी काम करता है, इन्हें फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट कहते हैं। ग्राउंड नहीं था उसको क्या कहते हैं, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट कहते हैं, बिकॉज दे आर फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, बिकॉज दे आर फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। ये कैसे फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट है, तो क्या करते हैं कि ये कैटायन को एनायन से क्या करते हैं, एनायन को फ्री कर देते हैं। अब एनायन गया, उसने वहाँ पे क्या किया, रिएक्शन की, और दूसरा काउंटर आयन जो फ्री हुआ उसे Na प्लस फिर से लेके हट जाएगा, और ये क्या करेंगे, ये होस्ट की तरह Na को बैठा ले रखेंगे, कहेंगे बेटा जाओ Cl माइनस छोड़ दो, हम हैं तुम्हारे साथ, और फिर जब काम पूरा हो जाएगा तो Na से कहेंगे हो गया काम, अब निकलो तुम भी यहाँ से। तो होस्ट कैश रिलेशनशिप जैसा फॉलो करते हैं। ट्रेंड्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से सुनना मेरी बात की। स्पीशीज विद नेगेटिव चार्ज इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन सिमिलर न्यूट्रल स्पीशीज। जो स्पीशीज जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होंगी, जिन पे न्यूट्रल है, मतलब एटम डोनेटिंग एटम अगर सेम है तो जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है विद रिस्पेक्ट टू दोज विच आर न्यूट्रल। तो OH माइनस और वाटर में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, OH माइनस होगा क्योंकि O पे नेगेटिव है। SH माइनस H2S में SH माइनस, और अमोनिया और NH2 माइनस में NH2 माइनस होगा। लेफ्ट टू राइट चलने से क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट चलने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइटली बाउंड होंगे, और ज़्यादा टाइटली बाउंड होने से डोनेशन टेंडेंसी क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक, तो अगर हम इसमें ऑर्डर लिखें तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH3 माइनस, OH माइनस, फिर F माइनस, इस तरह चलेगा। और ये ट्रेंड न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिटी दोनों का ही है। तो अमोनिया और वाटर में अमोनिया बेटर न्यूक्लियोफाइल है, PCH2CH3 होल थ्राइस और CH3CH2 होल ट्वाइस, ऐसे यानी डाई इथाइल सल्फाइड और ट्राई इथाइल फॉस्फाइड से भी मैं फॉस्फाइन वाला ज़्यादा बेहतर है। ठीक, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, जो बेसिटी है वो क्या करती है, लेफ्ट टू राइट चलने से क्या करती है, डिक्रीज करती है। मतलब बेसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी एक पीरियड में सेम ट्रेंड को फॉलो करती है, मतलब लेफ्ट टू राइट चलने से दोनों चीज़ें डिक्रीज करती हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऊपर से नीचे आने पे क्या करती है, बढ़ती है, और जबकि बेसिटी क्या होती है, कम होती है। बेसिसिटी कम होती है ऊपर से नीचे आने पर, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, बढ़ती है। रीज़न क्या होता है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, व्हेन वी कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो साइज है वो बढ़ता जाता है, साइज बढ़ने से चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, चार्ज डेंसिटी कम होने से क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज हो जाते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखें, अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लिखें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर इसमें क्या आ जाएगा, सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन आ जाएगा इसमें, I माइनस विल बी द बेस्ट, और बेसिसिटी का ऑर्डर उल्टा आएगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ऐसा ही आएगा। ऊपर ही हमने लिखा था, एक जगह कहीं और तो लिखा था। अच्छा ठीक है, चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। यही बात हम लोगों को सबसे ज़्यादा डिस्कस करनी है, आराम समझ में आएगी, क्योंकि मेंस लेवल पे इसका बहुत मुश्किल सवाल नहीं आता है, सिंपल सवाल आता है, आसानी से बात समझोगे काम खत्म हो जाएगा। तो जो टोटल हमें रिएक्शंस पढ़नी है मेंस लेवल में, सारी ही सिलेबस में, क्योंकि पूछी जा चुकी है इधर उधर हमेशा। ठीक, तो SN1, SN2, SNI, SNAR, SNNGP और SN बेंजाइन। SN1 का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर, SN2 का मतलब बाईमोलिकुलर सेकंड ऑर्डर, I का मतलब इंटरनल, AR का मतलब एरोमेटिक, NGP का मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, और बेंजाइन का मतलब बेंजाइन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं SN2 से। SN2 क्या, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है और X को निकाल देता है। X को निकाल देता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और फिर क्या बनता है, X माइनस निकल जाता है और NUR बन जाता है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो हमने क्या लिया, कायरल कार्बन ले लिया। ठीक, कायरल कार्बन ले लिया, कायरल कार्बन लेके इसमें पहले नंबरिंग करी 1 2 3 4, जरा ध्यान से देखना, 1 2 3 4 नंबरिंग करी, तो ये कैसे घूमा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो ये S था। ठीक, अब हमने OH माइनस ले लिया DCM, तो OH माइनस ने क्या किया, बैक साइड से अटैक किया। बैक साइड से अटैक इसलिए किया क्योंकि जो CH3 और C और Cl के बीच में जो बॉन्ड था वो sp3 और p ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड था। भाई जो बॉन्ड था वो किसके बीच में था, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और p प्योर p के बीच में। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, जब हमें बॉन्ड को तोड़ना होता है तो उस बॉन्ड पे बॉन्ड ऑर्डर क्या करना पड़ता है, बॉन्ड ऑर्डर हम कर देते हैं 0।
जब किसी भी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उसे बॉन्ड ऑर्डर क्या कर देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कर देते हैं 0। तो OH माइनस ने इसके सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। जब सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसने जाना शुरू कर दिया, ये यहाँ से चलना शुरू कर देगा। तो होगा कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा कि OH माइनस आता हुआ दिखाई देगा, Cl माइनस जाता हुआ दिखाई देगा, और कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ट्रांजिशन स्टेट में वो कैसा होगा, वो sp2 होगा। कैसा होगा, sp2 होगा। द हाइब्रिडाइजेशन ऑन द कार्बन इज sp2 एंड इट इज पेंटावेलेंट। ध्यान रखना 5 वैलेंसी है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कितना है 2, और एंगल कितना है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप के बीच में 180 डिग्री है, यानी एंटी पेरी प्लेनर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर जब ये रोटेट हो गया, मतलब जब सब्स्टिट्यूशन हो गया तो क्या हुआ, देखो पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या था, पहले हमारा कॉन्फ़िगरेशन S था। अब कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो कैसा आ जाएगा, R आ गया। तो ये कैसा हो गया, R से S हुआ या S से R हुआ, तो हम इसे क्या कहेंगे, इन्वर्जन कहेंगे। और इस इन्वर्जन को कहते हैं क्या, इस इन्वर्जन को कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। इस इन्वर्जन क्या कहते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। इस इन्वर्जन को हम लोग वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। इन SN2 रिएक्शन inversion of configuration takes place which is known as Walden inversion. During inversion the configuration the relative configuration generally changes from S to R और R to S but not always। हमेशा ऐसा नहीं होता लेकिन इन जनरल होता है। जैसे अगर हम इस पर रिएक्शन कराएं तो इस पर रिएक्शन कराई तो I निकल गया और S जुड़ गया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 1 2 3 4 कैसा है, 1 2 3 4 कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कैसा S। फिर इस पर कराया तो 1 2 3 4 ये कैसा आ गया, R आ गया। तो S से R हुआ और R से क्या हो गया, S। अब जरा इसमें देखना, जरा इसमें नंबरिंग करी तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करी तो ये क्या आ गया, S आ गया। अब OH माइनस जब अटैक करेगा तो OH माइनस किस पर अटैक करेगा, Cl माइनस पहले निकलेगा या F माइनस पहले निकलेगा। तो जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा वो पहले निकलेगा। बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, Cl है, तो Cl पहले निकल गया। तो इसने इसके बैक साइड से अटैक किया और यहाँ Cl निकल गया, तो क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ। तो OH और F की पोजिशन बदल गई, लेकिन इन्वर्जन तो हुआ, लेकिन जब इसमें तुमने 1 2 3 4 किया यानी कि R और S नॉमेनक्लेचर किया तो ये S का S ही रह गया। अगर इसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस था तो इसका माइनस आएगा, ये तो श्योर है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन वही रह गया। तो कॉन्फ़िगरेशन हमेशा बदलेगा, कोई पूछ ले सर्चन रीजन में तो हमेशा नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ इन जनरल बदलता है, ठीक। और कॉन्फ़िगरेशन केवल उसी कार्बन का बदलेगा जिसपे SN2 हो रही है, बाकी का इंटैक्ट रहेगा। तो देखो केवल किस पे SN2 हो रही है, इस पे SN2 हो रही है। OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस यहाँ से इस पर अटैक करेगा और Cl माइनस निकल जाएगा। जब Cl निकलेगा तो ऊपर वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन इंटैक्ट रहा, देखो वैसे का वैसा रहा, बस नीचे वाले का चेंज हुआ, ठीक। तो SN2 के कुछ एग्जांपल, जैसे Na N3 में N3 माइनस इस पर अटैक किया, निकल गया, सीधे N3 लग गया। तो रिलेटिव रेट लॉ अगर SN2 का लिखे तो R क्या होगा, R इज इक्वल टू K इंटू RX की पावर 1 और NU की पावर 1। तो R क्या, प्रोपोर्शनल टू RX प्रोपोर्शनल टू NU, सॉल्वेंट पोलैरिटी और स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक। स्टेरिक क्राउडिंग के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और बाकी तीनों चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होगा, डिफरेंट अल्काइल लाइट्स के लिए अगर बात करें तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, फिर क्या आ जाएगा, फिर मिथाइल आ जाएगा, ठीक। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, SN2 फेवर करेंगे, जबकि जो इसकी कंपीटिंग रिएक्शन है वो क्या है, E2। अब हमसे पूछ रहा है राइट डाउन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। चलो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये कैसा है, ये मिथाइल है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री में सबसे कम होगा, ऑब्वियस बात है। ये कैसा है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री में सबसे कम होगा, ऑब्वियस बात है। अब यहाँ पे F है, यहाँ Cl है, यहाँ Br है, यहाँ पे I है। पॉज कर लो, अपने आप अटेम्प्ट करो, फिर आंसर लिखना कि FCl Br I है तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, I है, तो I लगा दिया। अब इसमें देखो CH3 CH2 Cl है, इसमें रेजोनेंस होकर इसे निकाल सकते हैं और इसमें भी रेजोनेंस हो सकता है। तो सबसे तेज किसमें होगा, सबसे तेज क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड होगा। अब ये यही एडवांस का क्वेश्चन है, इसमें CH3 और यहाँ पे CH2 है, तो इन दोनों में किसका ज़्यादा है, इसमें तो CH3 का ज़्यादा है। इसमें रेजोनेंस हो कैसे निकाल रहा है, तो इसमें भी इसका ज़्यादा, यानी कि इसका अभी तक सबसे कम आ गया। अब देखो जब लोन पेयर पुश करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पुश करते हैं रादर देन पाई बॉन्ड। भाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन ज़्यादा बेटर पुश कर पाएगा, तो तुम ये खुद ही जानते हो कौन बेटर पुश करेगा, कि जिसके पास लोन पेयर है वो बेटर पुश करेगा। बेटर पुश करेगा तो Cl को यहाँ से तेज़ी से निकालेगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये ज़्यादा तेज होगा। फिर यहाँ पे भी ये निकालना, और यहाँ पे जब ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना, जब अल्फा कार्बोनाइल होंगे
अल्फा कार्बोनाइल्स होंगे तो उनका जो रेट होता है वो एक्सेप्शनली ज़्यादा होता है। तो इसका जो आंसर होगा, अगर हम इसे 1 2 3 4 लिख दें यहाँ पे, ध्यान रखना कि अल्फा कार्बोनाइल्स जो होंगे उनमें SN2 का रेट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक। अल्फा क्लोरोकार्बोनाइल्स लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं अल्फा क्लोरोकार्बोनाइल्स, अल्फा हेलो कार्बोनाइल्स लिख देता है। तो इसमें जो 6 होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद आएगा 5, 4, 4 के बाद आएगा 5 इक्वल्स टू 1, फिर उसके बाद आएगा 3 और फिर आएगा 2। मिथाइल और बेंजाइल का एग्जैक्टली सेम आ जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक। मैं तो मतलब लगभग ऑर्डर भी लिख सकता हूँ अगर चाहूँ तो। यहाँ पे जैसे इसका लिख लो तो 1 लाख होगा लगभग, इसका 920 होगा, इसका 200 होगा दोनों का, इसका होगा 77 के लगभग, और इसका हो जाएगा 0.01 के लगभग। ठीक है, तो लगभग ऐसा ऑर्डर आएगा। ठीक। इन दोनों में देखो, अब इन दोनों में ध्यान से देखोगे तो ये ब्रेजेड है, ये क्या है, ब्रिज हेड है। ब्रिज हेड पे SN2 नहीं होती ड्यू टू ब्रेड्स रूल। ठीक। लेकिन जितना बड़ा ब्रिज होगा उस पर SN2 का रेट उतना ज़्यादा होगा। तो लिख देते हैं इन जनरल SN2 goes very slow, very very slow, or do not undergo at bridgehead carbon, at bridgehead carbon due to Brett's rule। ड्यू टू ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल की वजह से नहीं होता। ब्रेड्स रूल क्या कहता है, ब्रेड्स रूल कहता है कि कार्बो जो ब्रिज हेड है वो कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता। तो इसमें किस में ज़्यादा आएगा, जिसमें ब्रिज हेड पे नहीं है। सिंपल सी बात है। अब SN2 के कुछ चार्ट हैं, सिंपल सिंपल एक एक लाइन के रिएक्शन सारी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। RX को हमने कैसा ले लिया, 1 डिग्री एलाइड ले लिया, तो एक्वस की वजह से करी रिएक्शन तो ROH बन गया, KSH से कराई तो SH बन गया, RS माइनस और Na+ से कराई तो थायो ईथर बन गया, I माइनस से कराई I लग गया, N3 माइनस से कराई तो N3 लग गया, एसिटेटाइन से कराई तो एसिटेट लग गया, मॉइस्ट Ag2O से कराई तो क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, ड्राई Ag2O से कराई तो ईथर बन गया, AgCN से कराई तो AgNC बन गया, मतलब RNC बन गया, अल्काइल आइसो साइनाइड बन गया। ठीक, अल्काइल आइसो साइनाइड बन गया। और KCN से कराई तो क्या बन गया, RCN बन गया, AgNO2 से कराई तो RNO2 बन गया, KNO2 से कराई तो RONO बन गया, RMGX से कराई तो RR बन गया, RS से कराई LiNH4 से कराई तो RH बन गया, और NaBH4 से कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये चार्ट बिल्कुल से सबको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन एक साथ कवर हो गई। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की। ठीक। अब SN1 के लिए क्या करें, SN1 के लिए हम क्या चाहिए होता है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट चाहिए होता है। तो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट क्या बनाता है, कार्बोकैटायन बनाता है। कार्बोकैटायन की NUH से रिएक्शन कराते हैं तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के साथ RNU बन जाता है। सिंपल है। तो 3 डिग्री जब हमें कार्बोकैटायन बनाना है तो 3 डिग्री चाहिए होगा। पोलर प्रोटेक्ट और न्यूट्रल मतलब मीडियम चाहिए, हमें ज़्यादा हीट वीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी कंपीटिंग रिएक्शन क्या होगी, इवन होगी। तो इससे प्लेनर बन जाएगा, और प्लेनर बन जाएगा तो ऊपर और नीचे दोनों साइड से अटैक हो जाएगा। द कार्बोकैटायन फॉर्म इज प्लेनर एट विच MEOH और वीक neutral nucleophile can attack from top as well as bottom, unlike SN2 where only backside attack is possible। तो RX की रिएक्शन जब हमने कराई, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट डाला तो क्या बन गया, एक इंटीमीटर एंड पेयर बनता है, जो बिल्कुल अभी R और X अभी सेपरेट नहीं हुए, जस्ट अलग अलग होना ही शुरू हुए। उसके बीच में क्या, उसके बाद क्या होगा, बीच में सॉल्वेंट घुस जाएगा। सॉल्वेंट घुसने के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है और बैक साइड अटैक भी कर सकता है। अब कौन सा अटैक ज़्यादा फेवरेबल होगा, बैक साइड अटैक हमेशा ज़्यादा फेवरेबल होगा किससे, फ्रंट साइड अटैक से। रीजन बिंग क्योंकि X माइनस अभी पूरी तरह छोड़ के गया नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉकेज उसने करके रखा है, तो बैक साइड अटैक हमेशा ज़्यादा होगा। तो इसलिए इन्वर्टेड प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, रिटेंशन प्रोडक्ट से। तो जो रेस्माइजेशन होगा वो कैसा होगा, पार्शियल रेस्माइजेशन होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज ऑलवेज मोर देन द रिटेंशन प्रोडक्ट। ठीक। तो रिलेटिव रेट की बात करें तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमें कार्बोकैटायन बनाना, कार्बोकैटायन की हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अगर हेलोजेंस के लिए बात करें तो लिवेबिलिटी की बात करेंगे। लिवेबिलिटी मतलब I- सबसे ज़्यादा जाएगा, फिर Br, फिर F, फिर Cl, फिर F।
अगर हम रेट लॉ की बात करें तो ये न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो रेट प्रोपोर्शनल होगा आर एक्स के लीविंग प्रोबेबिलिटी की और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ग्रेटर द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ग्रेटर विल बी द सॉल्वेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, साइंस ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। अब हमें SN1 का ऑर्डर लिखना है फॉलोइंग कंपाउंड्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे तो क्या होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर मिथाइल। फिर FCl BrI में आई सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि लिविंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, आई की। अब यहाँ देखो इसमें कार्बोकेटाइन ट्राइफिनाइल पे सबसे ज़्यादा, फिर डाइफिनाइल पे, फिर बेंजाइल पे, और इस पे तो सबसे कम आएगा क्योंकि यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं। अब इसमें देखो इसमें दो तरफ से रेजोनेंस होगा, इसमें एक तरफ से रेजोनेंस होगा और इसमें कम होगा रेजोनेंस। इसमें कैसा है 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, तो ये सिंपल सिंपल सवाल है, आसानी से हो जाने चाहिए। अब इसमें देखो तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या लगा रहा होगा, प्लस एम लगा रहा होगा, ये प्लस आई और प्लस एच लगा रहा है, ये माइनस आई और माइनस एम लगा रहा है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, 2 में होगी, 2 के बाद होगी 3 में, 3 के बाद होगी 1 में और 1 के बाद 4 में होगी। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है, सेकंड का सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर थर्ड का, फिर फर्स्ट का। अगले में भी क्या है कि ब्रिजेट पे तो क्या हो सकती है, ब्रिजेट पे तो SN2 होती नहीं है, ब्रिजेट पे SN2 नहीं होती है, तो 1 2 3 में 1 सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा। फिर ये 3 डिग्री है और ये कैसा है, ये 2 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो सिंपल से सवाल थे, आसानी से हम लोगों ने कर लिए है। SNI की हम लोग बात पहले ही कर चुके हैं, डार्जेंस मेथड की बेस्ट मेथड होता है, RCOCl की रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं तो क्या बन जाती है, RCl बन जाती है, SO2 बनती है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। लेकिन पिरीडीन डालने से क्या होता है, SN2 हो जाती है और कॉन्फिगरेशन बदल जाता है। ये बात हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब SNAR रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे लोग फंसते हैं थोड़ा सा, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। ठीक, SNAR रिएक्शंस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक में इसे हम कहते हैं SNAE या एडिशन एलिमिनेशन है। ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ R, ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ X, मतलब X पे जो लोन पेयर है, जो हाइड्रोजन पे लोन पेयर है, वो क्या करता है, प्लस R इफेक्ट लगाता है। दिस डज नॉट अंडरगो सिंपली SN2, ये SN2 के थ्रू नहीं जा सकती क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर बीच में डेवलप हो जाता है किसके, CCl बॉन्ड के बीच में। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डॉप्स प्रोसेस जैसी कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमें Cl को OH से रिप्लेस करना है तो फ्यूज्ड NaOH लेते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेते हैं तो OH निकल जाता है। ये रिएक्शन कैसी है, ये RDS स्टेप होती है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो OH माइनस पहले Cl पर अटैक करेगा और पाई बॉन्ड निकलेगा, Cl डायरेक्टली नहीं निकल सकता क्योंकि Cl के साथ कैसा अभी पाई बॉन्ड करेक्टर है किसके, C और Cl के बीच में। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस करेगा और फिर जब निकलने का नंबर आएगा तो OH और Cl में कौन निकलेगा, Cl निकल जाएगा, तो Cl की जगह OH लगा देंगे। ठीक, तो क्या हो अगर हम -M वाले ग्रुप जो क्या करें, जो Cl के पास जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ा दें तो क्या होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। तो जैसे ही NO2 एक लगाया, देखो यहाँ पे क्या करा, एक NO2 लगाया तो क्या हुआ, रिएक्शन का रेट बढ़ गया, केवल 15% NaOH में काम चल गया। अगर हम तीनों तरफ NO2 लगा दें तो क्या होगा, केवल एक्वस NaCO3 यानी माइल्ड बेसिक कंडीशन से ही बन जाएगा पिक्रिक एसिड। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो क्या होगा, PHF PHCl PHBr और PHI में क्या होगा, PHF का सबसे ज़्यादा होगा और SN2 में जस्ट अपोजिट होगा। क्यों, क्योंकि जो Cl है या F है या हेलोजन है उसके हम क्या देख रहे हैं, माइनस आई जितना ज़्यादा होगा उतना SNAR करने में आसानी होगी। फिर बात आती है SN बेंजाइन की। SN बेंजाइन का मतलब बेंजाइन मैकेनिज्म से चलेंगे तो बेंजाइन में क्या होता है, बेंजाइन में 10 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड तुम्हें दिख रहा है, जो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ये क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरेक्शन है। ठीक है, तो अब OH माइनस के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो इस H को निकाल ले, ये कर ही नहीं पाता। तो उसके लिए हमें KNH2 लिक्विड अमोनिया चाहिए होता है, जिससे क्या बन जाती है, एनिलीन बन जाती है। KNH2 is a much stronger base as compared to OH minus. OH minus is not sufficiently basic to remove H plus from sp2 hybrid कार्बन। तो KNH2 ने क्या किया, NH2 माइनस ने क्या किया, H को उठाया, ये नेगेटिव यहाँ आया और Cl को निकाल दिया, तो ये बेंजाइन बन गई। बेंजाइन पे फिर इसने अटैक किया और फिर ये क्या बन गया, माइनस आया, फिर नाइट्रोजन अमोनिया से H ले लिया और फिर से क्या बना दिया, फिर से बेंजीन को रीएरोमेटाइज कर दिया। ठीक, अब अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा लिया इसमें, जैसे CH3 लगा लिया, तो इसने H निकाला, बेंजाइन बन गया। बेंजाइन निकलने के बाद, बनने के बाद अब इसके बाद दो रास्ते हैं, क्या, या तो ये यहाँ पे अटैक कर दे या यहाँ पे अटैक कर दे। कहाँ पे अटैक करेगा ये कैसे पता लगेगा, तो हम दोनों को प्रोडक्ट बना लिया कि इनसे अगर यहाँ पे NH3 से पहला पोजीशन पे अटैक किया तो ऑर्थो पे निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे ऑर्थो पे किया तो क्या आ जाएगा, पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम इसकी स्टेबिलिटी जो देखते हैं वो केवल और केवल किससे देखते हैं, आई इफेक्ट से देखते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है। तो मेजर कौन बनेगा, जिसमें जो स्टेबल ज़्यादा होगा तो ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा।
लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ OCH3 तो इसका क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा मेजर, देखना भाई जरा, इससे जब मेजर बनेगा तो यहाँ पे ये NH2 और यहाँ पे आ जाएगा क्या H और यहाँ पे OCH3, क्योंकि OCH3 में कैसा इफेक्ट है, माइनस आई है, तो ये मेजर बन जाएगा इसका। ठीक, अब SNAR will be favorable when electron withdrawing groups are present, या माइनस M लग रहा हो on benzening at ortho and para position with respect to leaving group, और SN बेंजाइन कब फेवरेबल होगी, SNAR जब माइनस आई या माइनस M लग रहा हो तब फेवरेबल होगी, और जब प्लस M लग रहा हो या प्लस आई लग रहा हो तो क्या होगा, उस टाइम पे बेंजाइन फेवरेबल होगी। ठीक, अब ऐसी रिएक्शन जिसके बाद देखो ये तो इसमें प्लस M और प्लस H, प्लस आई और प्लस H वाले ग्रुप लगा दिए, तो ये बेंजाइन तो दे नहीं सकता, और इसके पास कोई एच मतलब SNAR तो दे नहीं सकता, और इसके पास कोई एच भी नहीं, तो इसके पास मतलब क्या है, कोई भी रिएक्शन ये नहीं देगा, ना तो SN बेंजाइन देगा ना SNAR देगा। अब NGP की बात कर लेते हैं। NGP क्या मतलब होता है कि जब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में तो SN2 का रेट बढ़ा देता है। ठीक, NGP में बेसिकली 2 बार SN2 होती है, सिंपल सी बात है। तो हम लोगों ने जब कंपेयर करना शुरू किया तो क्या किया, एक मॉलिक्यूल लिया, उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया और एक में सल्फर लगा दिया जो कि NGP कर सकता है। तो ये पाया गया कि जो सल्फर वाली रिएक्शन थी वो 600 टाइम्स फास्टर आई। ठीक, तो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो उसे आसानी से निकाल देगा। अब NGP में क्या होता है, 2 बार SN2 होती है, तो 2 बार SN2 होने का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, रिटेंशन होगा। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल कैसे हो सकते हैं, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल 3 तरह के हो सकते हैं, लोन पेयर हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या पाई बॉन्ड हो सकता है। ठीक, जो NGP है वो मोस्ट कॉमनली 3 और 5 मेंबर में रिंग होती है ज़्यादातर, या तो और जो रेयर होती है वो 6 में होती है, 7 और 8 में तो होने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, जो कॉमन है वो 3 और 5 में ज़्यादा होती है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, ये 2 क्वेश्चन है, इनके आंसर मैंने सॉल्व कर रखे हैं। देखो जब ऊपर वाले को हमने क्या किया, इसका हमने क्या बना लिया, इसका हमने प्रोजेक्शन बना लिया, कैसा अपना चेयर फॉर्म बना लिया। चेयर फॉर्म बना ली तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ने क्या किया, क्योंकि ये दोनों कैसे थे, एक दूसरे के ट्रांस थे, ये दोनों कैसे हैं, ट्रांस हैं। अगर ये दोनों ट्रांस हैं तो क्या करेंगे, ये एक्सेल पोजीशन मान लिया, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस पर अटैक किया, निकल गया, और फिर इसने OH ने फिर से अटैक किया, तो ये फिर से कैसे आ गए, ट्रांस ही आ गए। अब जब ट्रांस से ट्रांस आया यानी कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ है, तो ये कैसी हुई है रिएक्शन, ये NGP है। जब केस 2 लिया तो ये सिस थे, सिस में देखो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर बहुत दूर है, यहाँ से बहुत दूर है, तो क्या होगा कि OH जो ACOH है उसी का लोन पेयर डायरेक्ट अटैक करेगा, तो ये SN2 से ही जाएगी, और ये फाइनली किससे बन गया, SN2 से। तो दोनों में प्रोडक्ट सेम बना, एक SN2 से बना और एक किससे बना, SNNGP से बना। ठीक, अब नेगेटिव चार्ज कैसे NGP करता है, नेगेटिव चार्ज मान लो हमने ये कंपाउंड ले लिया, इसमें एक एसिडिक एसिड ले आया और इसमें हमने क्या डाल दिया, Na ईथर डाल दिया। अब Na ईथर क्या करेगा, एसिडिक एसिड रिएक्शन करेगा तो वो माइनस बनाएगा, और ये इस पर अटैक करके इसे निकाल के TH बना देगा, तो इसमें नेगेटिव चार्ज ने NGP करी। ठीक, इसे देख लेते हैं भाई होमवर्क को, तो इसके क्वेश्चन का आंसर लिख देता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगी बात। कॉन्सेंट्रेट NaOH है तो क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेट NaOH क्या करेगा, पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा, वो निगेटिव आ जाएगा। अब OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल खुद ही अटैक कर देगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, बहुत हाई है, तो क्या करेगा ये OH लगा देगा, वो भी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो ये कैसे गई है, SN2 के साथ गई। ठीक, मॉइस्ट Ag2O का मतलब होता है, मॉइस्ट Ag2O का मतलब है AgOH, मॉइस्ट Ag2O का मतलब भी क्या है, AgOH है। जब AgOH होगा तो क्या करेगा, ये CH3CCl COO माइनस बनाएगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल उतने ज़्यादा मौजूद नहीं है, इतने सारे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे है ही नहीं, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ही अटैक करके NGP करके क्या करेगा, SNNGP करके क्या करेगा, उसे निकाल देगा। अब जब निकला तो ये क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पे CH3CH, यहाँ पे आ गया डैश 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 O C डबल बॉन्ड O। अब जो OH माइनस बचा हुआ, थोड़ा बहुत ही बचा हुआ, वो रेजिस्टेंट रिंग को खोल के लगा देगा घुमा के यहाँ पे फिर से, तो जो जहाँ से Cl निकला देखो वहीं पे 2 बार SN2 हुई और OH वहीं जुड़ गया, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये पाथ कैसा है, SNNGP वाला पाथ है, और प्रोडक्ट दोनों में अलग अलग बना, ध्यान रखना है इस बात पर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन JEE मेंस में आया और फिर से आने की संभावना भी है। अब NGP भाई पाई बॉन्ड जब NGP करता है तो थोड़ा जादू जैसा महसूस होता है, कैसे
कि हमने क्या किया कि हमने ये रिएक्शन ली और इसमें OH माइनस का अटैक कराया, डायल्यूट OH माइनस ने क्या किया, इस पर अटैक किया, Cl निकल गया, तो ये बनना चाहिए, SN2 प्रोडक्ट है। लेकिन जब बाद में देखा गया तो हुआ क्या कि दो प्रोडक्ट बन गए, कि ये वाला प्रोडक्ट भी बन गया। अब ये वाला प्रोडक्ट बना तो इसके लिए पाथ सोचना पड़ेगा, तो क्या होगा कि पाई बॉन्ड ने इस पर अटैक किया और ये Cl निकाल दिया, तो 3 मेंबर की रिंग बन गई है। जब 3 मेंबर की रिंग बनी तो OH माइनस एक तो इस कार्बन पर अटैक कर सकता है और इस कार्बन पर अटैक कर सकता है, तो दोनों से प्रोडक्ट बना दिए। तो क्या हुआ, हमें ऐसा जादू जैसा महसूस हुआ कि कार्बन जो 14 था वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो उसका तो बॉन्ड ही तोड़ के अलग आगे पीछे कर दिया, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक। एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने कही कि हाइड्रोकार्बन से कंप्लीट करनी, तो वहीं से देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल की बात करें तो RCl और RF जो है वो क्या लोअर मेंबर्स हैं और वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। RCl हैवियर मेंबर जो होते हैं, और RBr और RI ये सारे लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। सॉलिबिलिटी की बात करें तो RX कैसा होता है, पोलर, तो दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स बट टू स्मॉल पोलैरिटी दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड दे आर सॉल्युबल इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा, ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सरफेस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वैन डेर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़्यादा होगा। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो CH3Cl CH2Cl जैसे जैसे मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट जो सिमेट्री और पैकिंग पे भी डिपेंड करता है। डेंसिटी जो है इन जनरल RX की डेंसिटी जो होती है वो डेंसर होता है करस्पॉन्डिंग एल्केन से। ठीक। RF RCl फिर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, फिर RBr और फिर RBr और RI की डेंसिटी क्या है, वाटर से ज़्यादा है। डाइपोल मोमेंट Q/D होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस का अगर हम देखें तो RF RCl RBr और RI पोलैरिटी का ऑर्डर है, और बॉन्ड डिस्टेंस का ऑर्डर जो है वो इधर से इधर बढ़ रहा है। तो जो क्रक्स की बात है कि डाइपोल मोमेंट कैसे चेंज करेगा, तो CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है CH3F से, फिर CH3Br से, फिर CH3I से। अब सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन की बात कर लें तो SN2 वर्सेस E2 की बात अगर हम करें तो SN2 वर्सेस E2 में क्या होगा कि SN2 क्या फेवर करती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स फेवर करती है, और E2 कौन, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक। ये नॉन अप्रोटिक पोलर अप्रोटिक मीडियम में होती है, ये पोलर अप्रोटिक में भी हो जाती है और पोलर प्रोटिक में भी आती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। SN2 जो होती है एम्बिएंट टेम्परेचर होती है, यानी कि रूम टेम्परेचर नियरली रूम टेम्परेचर पे होती है, और जो एलिमिनेशन है वो हर समय हो सकती है, हर टेम्परेचर पे हो सकती है। इसके लिए RX का ऑर्डर कैसा होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और इसके लिए RX का ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। ठीक। SN1 और E1 में कंपेयर करें, SN1 न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, इसमें न्यूट्रल बेस या वीक बेस चाहिए। ठीक। ये लो टेम्परेचर पे होती है, ये हाई टेम्परेचर पे होती है, और ऑर्डर दोनों में सेम होता है। ठीक। तो ये सिंपल सी बात है, आसानी से समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करते हैं डाइलाइट्स की। डाइलाइट्स में जेमिनल डाइलाइट्स हो सकते हैं, विसनल डाइलाइट हो सकते हैं, और आइसोलेटेड डाइलाइट्स हो सकते हैं। जेमिनल डाइलाइट्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग कर चुके हैं, Br2CCl4 से रिएक्शन कराई थी, हम लोग देख चुके हैं सारी। एल्काइन की रिएक्शन जब HX से कराते हैं तो एल्काइंस ने HX पे अटैक किया तो क्या बन गया, एक H लग गया और X लग गया, फिर ऑक्सीजन जो हेलोजन का लोन पेयर है वो फिर से वहीं पे रिएक्शन कराने के लिए मौजूद है, तो डाइलाइट जेमिनल बन जाएंगे यहाँ से। ठीक। अगर एल्कीन और एल्काइन एक साथ है तो रिएक्शन किस पे होगी, केवल एल्कीन पे होगी, और एल्कीन और एल्काइन अगर कॉन्जुगेशन में है तो फिर एल्काइन पे रिएक्शन होगी। PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो एथिलीन ग्लाइकॉल की तो ClCl लग जाएगा। कीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो एक ही जगह पे 2 Cl आ जाएंगे। अगर हम डाइलाइट की रिएक्शन कराएं तो एक्वस के से रिएक्शन कराएंगे तो दोनों जगह OH आ जाएगा। और अगर हम एक जेमिनल डाइलाइट पे करा दें तो क्या होगा, एक ही जगह पे 2 OH आएंगे, और जेम डाइऑल्स अनस्टेबल होते हैं तो उनसे वाटर निकल के क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। एल्कोहलिक केवस से कराएंगे तो क्या होगा, एल्कोहलिक केवस से कराएंगे तो CH2Cl बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl बन जाएगा, और KNH2 से कराएंगे तो धीरे धीरे करके वो कहाँ तक ले जाएगा, एल्काइन तक ले जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं एराइल हैलाइड्स की। हेलो फॉर्म रिएक्शन तो हम लोगों ने आगे करी है, जिन्होंने अध्याय बैच वाला देखा है पूरा उन्हें तो पता ही है, अध्याय अनिश्चय में पूरी हमने सारी रिएक्शंस कवर की हैं, वो भी आगे कवर कर लेंगे यहाँ पे भी। ठीक। एराइल हैलाइड्स में क्या होता है, एक्स ग्रुप कैसा होता है, इसका -I इफेक्ट और +M इफेक्ट है। -I और +M में -I क्या होता है, मोर डोमिनेंट होता है, तो जो एल्काइल मतलब जो मतलब हेलोजेंस हैं वो कैसे हैं, वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर्स हैं बिकॉज ऑफ +M इफेक्ट, और वीक डीएक्टिवेटर है ड्यू टू -I इफेक्ट। ठीक। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडिनेशन हम लोग ये सब कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। ये तो हम लोगों ने किया ही है यार, बिल्कुल पिछली क्लास में भी, मतलब हाइड्रोकार्बन वाले में ये पूरा डिटेल में मैकेनिज्म लिखा था। फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कराएंगे तो NaNO2 की रिएक्शन करा, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 HCl से करा देते हैं तो इससे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाते हैं। तो अगर इसकी रिएक्शन CuCl और HCl से कराएंगे तो Cl लग जाएगा, CuBr से कराएंगे तो Br लग जाएगा। इस रिएक्शन का नाम सैंडवेयर रिएक्शन है। फिर HbF4 और हीट करते हैं, HbF4 के साथ हीट करते हैं तो फ्लोरीन लग जाता है, इसे कहते हैं बाल-शाइमन रिएक्शन। Ki के साथ हीट करेंगे तो I लग जाएगा, वाटर के साथ हीट करेंगे तो अल्कोहल लग जाएगा, और H3PO2 के साथ हीट करेंगे तो बेंजीन बन जाएगी। ठीक।
बोरोडीन एचडी का रिएक्शन हम लोग कर ही चुके हैं पहले से, इसके बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं। रैशिक्स प्रोसेस में क्या करते हैं, रैशिक्स प्रोसेस में बेंजीन की रिएक्शन जब HCl और O2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और CuCl2, तो इससे बन जाता है Cl। ठीक, हम लोग ये रिएक्शन कर चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजाइन भी कर चुके हैं और SNAR भी कर चुके हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक में क्या करते हैं, एक एल्काइल ले लेते हैं और एक एराइल ले लेते हैं। जैसे वुड्स रिएक्शन में दोनों एल्काइल लेते हैं, इसमें एक एराइल और एक एल्काइल ले लेते हैं, तो इससे एल्काइल बेंजीन बन जाती है। ठीक है, इससे क्या बन जाती है, एल्काइल बेंजीन बन जाती है। फिटिक रिएक्शन में क्या करते हैं, दोनों एराइल ले लेते हैं, तो इससे बाइफिनाइल्स बन जाते हैं। और उलमंस में हम लोग आयोडीन आयोडाइड लेते हैं, बेंजीन आयोडाइड, और उस बेंजीन अब बेंजीन आइडो बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन आयोडाइड कर आइडो बेंजीन लेते हैं और कॉपर के साथ हीट करते हैं, तो इसमें भी डाइफिनाइल्स बाइफिनाइल्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है, Cl कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ऑर्थो और पैरा पे लगाएगा। नाइट्रेशन करेंगे तो ऑर्थो और पैरा पे लगाएगा। ज़्यादातर प्रोडक्ट कौन से मेजर होंगे, पैरा वाले, और सल्फोनेशन में भी पैरा पे लगाएगा, तो ये मेजर आ जाएंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी पैरा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाले में क्या होगा, ऑर्थो वाले में तो हिंड्रेंस होगा। और एल्काइलेशन कैसा होता है, एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, तो उसका हम पहले से बात कर चुके हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी करा देंगे तो सीधे सीधे एसाइलेट हो जाएगा ये। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करें, ये डीकार्बोनाइलेशन का एक एग्जांपल है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि हम क्या करें, अगर हम 3 डिग्री CH3COCl ले लें और AlCl3 के साथ ट्रीट करा दें, तो इससे CO निकलती है, क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, डीकार्बोनाइलेशन। और DDT का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि अगर हम क्लोरल रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से करा दें इन कॉन्सनट्रेट NO3, तो इससे क्या बन जाती है, DDT बन जाती है, जो इंसेक्टिसाइड होता है। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर यहाँ पे रिवाइज कर लिया, 1 घंटा ही लगा ऑलमोस्ट पूरा पूरा, तो इसमें हम लोगों ने इस बात को भी कंप्लीट कर लिया है। कोई टेंशन की बात नहीं, सारी बातें कंप्लीट हो रही हैं। और क्वेश्चन PYQs पढ़े हुए हैं, 2022 के ही पढ़े हुए हैं, 2023 के ही पढ़े हुए हैं, तो उन्हें कर लेना, बात पूरी समझ में आ जाएगी। सवाल पहले लगाना, आंसर बाद में देखना, और इसमें भी जितने क्वेश्चन थे वो दोबारा प्रैक्टिस करने हैं। चलो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो, शेयर सब्सक्राइब और लाइक तो करते ही रहना यार, ये तो काम तो सतत चलता रहेगा हम लोगों के पास। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।